बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, मस्तूंग बलूचिस्तान में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में खुदकुश धमाके के नतीजे में जाम बहक अफराद की तादाद 50 से ज़ायद और मुतादिद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुकाबला फ़ौज से नहीं बल्कि रियासत से है। दूसरी जानब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आज कहा है कि नवाज शरीफ साहब आएँ, इंतखाबात लड़ें, हमें कोई एतराज़ नहीं। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी, मुतादिद अहम एहतसाब के मुकदमात जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में उन पर समातें होने जा रही हैं, और आज जो ये दहशत गर्दी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, बहुत सारी मामलात हैं जो इस वक्त चल रही हैं और रियासत उनको अपने तरीके से हैंडल कर रही है, लेकिन ये जो दहशत गर्दी का मुकदमा है इसको किस तरह से रियासत देख रही है और किस तरह से इससे निबर्दाश्त होगी? दहशत गर्दी की वाक़यात ये जो है ये पूरी एक लहर है जो आज बदकिस्मती से यानी मस्तूंग में तो एक वाक़या जो है उसमें 50 शहादतें हुई हैं और ये तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन उसके अलावा फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो भी वहाँ से भी इतलात हैं कि वहाँ भी खुदकुश हमला आज हुआ है, ज़ाहिर है मस्जिद में। और फिर पाक अफगान सरहद के ऊपर भी शहादतें हुई हैं, टीटीपी के दहशतगर्दों की जानिब से 4 जवान वहाँ शहीद हुए हैं। तो ये कुल तादाद अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। यानी हम इसको ये एक वाक़या नहीं बल्कि आप इस तरह समझ लें जैसे एक वेव आज आई है, और ये वेव जो है एक लहर, और ये वेव अल्लाह ना करे लेकिन ये वेव आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती है। और उसके लिए ज़हनी तौर पे हमें तैयार रहना चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ कि ये कांस्टेंट है, दहशतगर्दी एक कांस्टेंट है। कभी बहुत ज़्यादा हार्डकोर हो जाती है, कभी वो नीचे के लेवल पे चली जाती है, लेकिन अभी वो चल रही है दहशतगर्दी मुल्क में आपके। और जिस तरह से ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन वो ऑपरेशन ज़ाहिर है कि बहुत सी सतहों पे चल रहे हैं। और एक तो माशी दहशतगर्दी के खिलाफ भी चल रहा है, और जो उसके खिलाफ चलता है तो ये वेव जो है मुतासिर, जो हार्डकोर टेररिज्म है ये उसके नतीजे मुतासर होता है। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये दोनों तरफ एक साथ करेंगे तो उससे कोई हासिल होगा। यानी आप माशी दहशतगर्दी को भी ब्लॉक करेंगे और साथ आप, क्योंकि ये टेरर फाइनेंसिंग है, और दोनों पे एक साथ शुरू करेंगे तो उसके नतीजे में वो जो हार्डकोर टेररिज्म है वो भी ख़त्म होगा, और उसके नतीजे में जो उनकी फाइनेंसिंग करने वाले लोग हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में तो ये जराइम पेशा लोग हैं, तकरीबन सारे जराइम पेशा हैं, इसमें कोई नज़रियात या उस तरह का मामला तो नहीं है। और ये करेंसी की स्मगलिंग में, और कोई इसमें से गंदम चोरी कर रहा है, कोई इसमें से जो है वो चीनी में पैसे बना रहा है। तो जाहिर है कि जब एक रियासत एक इस किस्म का फैसले करती है कि जी बॉर्डर्स को बंद करना है और यहाँ से स्मगलिंग नहीं होने देनी है, और करेंसी देख रहे हैं कि डीलर्स और कौन से हैं जो चोरी चकारी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद एक सियासी अदम इस्तेकाम भी है मुल्क में, तो फिर जाहिर है कि इस किस्म के वाक़यात के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और बड़ी बदकिस्मत ये है कि आज ये इतनी बड़ी तादाद में शहादतें हुई। लेकिन असल मैंने बात जो की वो दोबारा कही कि ये ऐसा नहीं है कि आज हो गया तो हम ये कहेंगे कि कल या परसों या हफ्ते के बाद, ये नहीं, ये तो मुसलसल एक टर्बुलेंस है, एक हिजान है जो इस पूरे खत्ते में है। और उसके लिए जो है वो हमें तैयार रहना चाहिए, आवाम को भी नज़र रखनी चाहिए, लेकिन वो ज़ाहिर है कहाँ तक रखें, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अलर्ट रहना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए शहीदों के। और इसमें अब देखें, नवाज शरीफ साहब का जिक्र आपने किया तो वो तो अभी उनके मामला तय होंगे, तो फिर उसके बाद वो आएंगे, और मामला उनके, मुझे नहीं पता कि किस हद तक उनके तय हैं मामला। लेकिन ये है कि कभी तो कुछ रहनुमा उनके कहते हैं कि मामला तय हो गए हैं, और कुछ कहते हैं तय नहीं हुए। तो अब आने वाले दिनों में जाहिर है कि ये जो अदालती ये हफ्ता जो है अदालतों के हवाले से भी बहुत अहम है। इसमें भी वो 3 तारीख को जो है वो ओपन कोर्ट दोबारा बैठने जा रहा है, और फिर उसके बाद जो है वो उसमें फैसला होगा कि ये जो कवानीन बने थे प्रैक्टिस ये एंड प्रोसीजर गवर्नमेंट बिल। से, ये कवानीन दुरुस्त थे, गलत थे, क्या था। नैब अपनी जगह पे अलर्ट हुआ है।
तो मतलब बहुत कुछ हो रहा है अभी इस हिजान के अंदर जो है वो मेरा ख्याल है कि उनके मामला तय होंगे। अगर नवाज शरीफ साहब के जो उनकी पार्टी की आदत कह चुकी कि जीरो रिस्क जब होगा तब वो आएंगे, तो जीरो रिस्क तो नहीं होता। तो जीरो रिस्क तो नहीं है उसमें। तो देखिए ना, ये भी मसला है कि अब वो चूंकि सज़ा है तो सज़ा में अब यानी काफ़ी पेचीदा मसाइल हैं। कानूनी टीम से उनकी बात मेरी हुई, मैं बात नहीं करना चाह रहा वो, लेकिन ये कि जब वो आएंगे तो फाइनल अनाउंसमेंट तो फिर उसके बाद देखा जाएगा कि उनके मामला किस हद तक तय हैं और किस हद तक तय नहीं है। तो वज़ीर आज़म है हमारे अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो सऊदी अरेबिया से तशरीफ लाए हैं आज 29 तारीख को। तो वो 5 दिन के लिए गए थे, 17 सितंबर को और 29 सितंबर को वापस आए हैं खैरियत से। तो वो जो है अब उन्होंने कहा है कि जो है वो उनके साथ वही होगा जो कानून फैसला करेगा। इससे पहले तो मेरा ख्याल है कि वो जो लंदन वगैरह में जो मुलाकातों का जिक्र मुस्लिम लीग नून के लोग खुद भी कर रहे हैं, उसमें कोई बात शायद क्योंकि ज़ाहिर निगरां वज़ीर आज़म हैं, उनके खिलाफ अब एक मेरे ख्याल से ये भी मामला इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि कुछ शख्सियात जो हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ है कि इस काबीना को देख के लगता है कि ये सियासी है। ये इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन है। पिटीशन वगैरह भी शायद चली गई है कुछ लोगों को हटाने के लिए, ताकि एक तासुर सो बने कि भाई एक निगरां काबीना है, कोई ये जो है ये पिछले सेटअप का तसलसल नहीं है, जो कि एक आम तासुर है कि तसलसल ही है। तो ये उसकी तासुर को ज़ाहिर करें और उसके बाद जो है, क्योंकि आप देखें ना कि सरफराज बुगटी साहब एक बात करते हैं, फिर उसके बाद वो आगे से राना सनाउल्लाह साहब ने उनको रगेद दी। अब बिल्कुल ही यानी राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा कि शेख रशीद को देखें और आप उनसे सबक हासिल करें। अब राना सनाउल्लाह साहब जो है वो वजीर दाखिला रहे हैं, लेकिन वो वजीर दाखिला दरमियान में रहे हैं, उनसे पहले शेख रशीद थे, बाद में सरफराज बुगटी साहब हैं। तो वो एक गायब है और एक को उन्होंने हटा दिया, तो वो मतलब है कि वो तो अजीब तो है। एक तरह से तासुर तो ये बना ना कि राना सनाउल्लाह साहब ही वजीर दाखिला हैं अभी भी। तो मसला ये है कि ये अब इसको कैसे आने वाले दिनों में मामला को देखना है। दहशतगर्दी है और बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि जीरो रिस्क कैसे होता है। ख्वाजा आसिफ साहब का मैं कल इंटरव्यू सुन रहा था हामिद मीर साहब के साथ, तो मैं उसको इंटरव्यू को सुन रहा था, तो ये तो बड़ा अजीब से उन्होंने इंकशाफात किए कि 2019 में ही शायद बात शुरू हो गई थी उनकी। तो अगर 2019 में बात शुरू हो गई थी या 2020 उसमें, फिर 2019 में, तो फिर ये तो फिर पिछली हुकूमत, मतलब वो जो बात करते रहे कि मेरी पहले दिन से हुकूमत नहीं चलने दी गई, तो अगर इनकी बातचीत चल रही थी तो फिर वो यानी 2019 से ही बात चल रही थी। 18 में इलेक्शन हुए थे, 19 की जनवरी से शुरू हो गई थी बात। और उस साल फिर वो क्योंकि कोविड आया है 20 में, तो उनका ये भी कहना है शायद कि 20 में शहबाज शरीफ साहब को कहा गया 2020 में। तो फिर उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तो हमारा तासुर तो ये था कि वो तो मुकम्मल तौर पर साबिक वज़ीर आज़म के साथ थी। तो वो अगर रह जाती तो वो तो एस्टेब्लिशमेंट फिर हैट्रिक पे थी, 2 हुकूमतें गिराई ना फिर उन्होंने। मतलब कोई अजीब सा मामला। ये मैं 2-3 दफ़ा मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू सुनी, तो मैं अब इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या हुआ है। मतलब एक पहले उनकी हुकूमत गिरी, फिर दूसरी गिर गई, फिर वो आ गए दोबारा, तो ये कैसे सारा, ये कुछ अजीब सा ही मामला है। तो अब ये है कि अब देखते हैं कि बहरहाल ये सियासी अदम इस्तेकाम किस तरफ जाता है और मियाँ साहब के साथ अब क्या बातचीत चल रही है इस वक्त। तो लेकिन ये कुछ दायरों का सफ़र है कि बिल्कुल जैसे लगता है ज़ाहिर से सियासी तौर पर ऐसे सर्कल्स में घूम रहे हैं लोग। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से मुल्क चल सकता है। इसको किसी बेहतर अंदाज में इसको रंग रूप करना होगा, और मेरे ख्याल से उसी तरफ सब जा रहे हैं कि सब या तो सब बैठेंगे और कोई बात, हर थोड़े अरसे के बाद पता चलता है कि उसके पीछे वो था, इसके पीछे ये था, इसके पीछे तो अजीब सा मामला चल रहा है। तो इसमें अदालतों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आने वाले दिनों में, देखें वो किस तरफ जाते हैं। और ये ऑपरेशन जो दहशतगर्दी के खिलाफ और इक़्तिसाद के लिए नैब और ये जो करेंसी और ये सारे मामला इंटरलिंक्ड हैं आपस में, और इनको आप एक दूसरे के साथ मिला के देखेंगे तो मईशत मुल्क की आपको समझ में आएगा कि ये कैसे ठीक हो सकती है। और इसको रोकना, अगर रोक देंगे दरमियान में, तो फिर ये मज़ीद खराबी की सूरत में सामने आएंगे। इसलिए इस पे तो कॉम्प्रोमाइज़ होनी ही नहीं चाहिए किसी भी वक्त कि इसको ज़रा सा भी रोकें आप, जो कि रोके और फिर उसके नतीजे में हालात और ख़राब हुए। तो ये जो एक कांस्टेंट फैक्टर है कि जी आपने ये स्मगलर्स को और ये जो आप उसके नतीजे में देखें ना कि डॉलर आपका बेहतर होना शुरू हुआ, साथ ही जो है ये और खबर है कि जी वो 1 तारीख से शायद वो तेल की कीमतें भी कम करने जा रहे हैं हम, लेकिन उसके साथ दहशतगर्दी, तो ये इसको ठीक करना है। मतलब ये नहीं कि हम ये कहेंगे जी दहशतगर्दी क्योंकि शुरू हो गई है तो हम डर जाएं, जी ऐसा नहीं होना। या ये कि स्मगलर जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं रियासत को, तो यार स्मगलिंग को आप अलाउ कर दें, ऐसा नहीं। जो जहां जहां चीज़ है उसी डायरेक्शन में चले और उसके नतीजे में ये इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी, दहशतगर्दी के वाक़यात खत्म होंगे इंशाल्लाह। अच्छा 2-3 बातें मैं और इसमें साथ कहूँ। देखें
ये जो मैं बार बार ही बात कहता हूँ कि जो इलाके में हो रहा है ना, खत्ते में, दुनिया में, उसको पाकिस्तान में वही होगा जो कहीं पर भी होगा तो उसके असरात पाकिस्तान पे आएंगे। दरमियान में ना बिल्कुल सेंटर में और चारों तरफ आपके एक कहीं जंगें हैं, कहीं दहशतगर्दी हो रही है, कहीं कहीं बड़ी जंगें हो रही हैं, कहीं छोटी झड़पें हो रही हैं, कहीं ग्रे जोन वॉरफेयर चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। तो इसमें इशू ये सारा कि इसमें अब देखें 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि चूंकि जाहिर है हम इसको फॉलो कर रहे हैं कि इंडिया के और जो मगरबी ममालिक हैं उनके ताल्लुकात किस नहज पे पहुंचे हुए हैं। तो आज पिछले 24 घंटों में ये हुआ कि सेक्रेटरी ब्लिंकन है, टोनी ब्लिंकन, एंथनी ब्लिंकन जो है, उनकी मुलाकात हुई वजीर खारजा जयशंकर साहब जी से। और उसके बाद ये हुआ कि उस मुलाकात से कुछ देर पहले जो है वो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने अपने यहाँ अपनी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो जब मैंने ये बात करनी है की है अमेरिका से कि वो इस इशू को उठाएं जब उनकी मुलाकात हो वजीर खारजा जयशंकर से। अच्छा, बहरहाल इनकी मुलाकात हुई कल एंथनी ब्लिंकन की, सेक्रेटरी खारजा की, जयशंकर जो भारत के वजीर खारजा हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की एक मुख्तसर सा लामिया हमारे सामने आया कि सेक्रेटरी ब्लिंकन की जो मीटिंग है, जो 6 स्लाइड है अगर आप दिखा सकें उसको, तो वो ये कह रहा है कि जी सेक्रेटरी ब्लिंकन की मीटिंग हुई है इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर के साथ, और उसमें जो है वो बात हुई है कि जी ये G20 इजलास कैसा गया, कामयाब रहा, कैसा रहा, उसके ऊपर बात हुई है। और ये 2+2 जो मीटिंग्स होनी है आने वाले दिनों में, उसके ऊपर बात हुई है। और इसके ऊपर बात हुई है कि IMEC, वो जो इंडिया मिडिल ईस्ट एक कॉरिडोर बनाने की बात चल रही थी, जिसका जो कि ऐसे ही है, जो हवा में है, उसको वजूद नहीं है अभी इस वक्त, तो उसके ऊपर प्लानिंग वगैरह मुख्तसर से कलामिया स्टेट डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया। ठीक। अच्छा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, और उसमें जो है वो तमाम दिन ये बात होती रही कि जी इसमें तो जिक्र ही नहीं है। और जाहिर है कि इंडिया के अंदर बहुत उनकी मीडिया पे भी डिस्कस होता रहा कि कनाडा का जिक्र ही नहीं है, कनाडा का जिक्र ही नहीं है, कनाडा का जिक्र ही नहीं है। लेकिन फिर ये हुआ कि कुछ देर इसके साथ ही, इस मीटिंग के साथ ही, अगर हम फर्स्ट स्लाइड दिखा सकें तो राइटर्स ने ये खबर जारी की, राइटर्स ने भी जारी की और ये एसोसिएटेड प्रेस ने भी जारी की। अच्छा, राइटर्स ने जो जारी की उसमें तो उन्होंने स्टेट पे कह दिया कि ब्लिंकन रेज्ड 6 सेपरेटिस्ट मर्डर विद इंडिया जयशंकर जी। एक आला जो अमेरिकी ओहदेदार हैं उन्होंने कहा कि हमने ये मसला उठाया है जयशंकर जी के साथ। अच्छा, और फिर उसके बाद ही जो एसोसिएटेड प्रेस की न्यूज़ थी, जो 7 स्लाइड है, उसमें भी ये हुआ कि उसमें भी लिखा हुआ, ये ज़ाहिर दुनिया के 2 बड़े जो खबरसां अदारे हैं, इन्होंने भी कहा कि जी ब्लिंकन की मुलाकात हुई है फॉरेन मिनिस्टर के साथ, लेकिन उसमें भी जिक्र जो है वो हुआ है। आला अमेरिकी ओहदेदार ने एसोसिएटेड प्रेस को भी बताया है कि जी हमने ये मसला उठाया है इंडिया के सामने। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि तमाम दिन खामोशी रही, बिल्कुल, यानी आज का ज़ाहिर है कि दिन रात हो गई थी, वहाँ पे दोपहर को मुलाकात हुई थी सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ जयशंकर जी की। उसके बाद ही हुआ कि दिन गुजर गया, शाम हो गई, शाम भी गुजर गई, और आज जो है वो वहाँ सुबह, अब से कुछ देर पहले, एक वाशिंगटन DC का बड़ा थिंक टैंक है हडसन इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर जो है वो कुछ देर पहले जो है वो वहाँ पर ये मेरे ख्याल से आखिरी एंगेजमेंट शायद होगी, कल उनको वापस आ जाना चाहिए, या हो सकता है एक आध दिन और रुक जाएं जयशंकर, क्योंकि उनकी सबसे मुलाकातें तो हो गई और मेरा ख्याल है कि कोई ये उनका दौरा अच्छा नहीं गया। अच्छा। ये दौरा इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। ये एक मेरे ख्याल से बहुत इसको अच्छे नोट पे होना चाहिए था खत्म, लेकिन ये एक नेगेटिव नोट पे खत्म। बहरहाल, अब जब खत्म हुआ दौरा, तो उस दौरे के खात्मे के मौके पे राइटर्स दोबारा, यानी राइटर्स ने अपने हवाले से खबर दी, लेकिन राइटर्स जो है या हडसन इंस्टीट्यूट के अंदर उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी सेक्रेटरी ब्लिंकन ने मेरे सामने बात की है, लेकिन वो इस तरह से उन्होंने बात की है हडसन इंस्टीट्यूट में जैसे उन्होंने इशू उठाया। अच्छा, हो सकता है उन्होंने उठाया, हो सकता है सेक्रेटरी ब्लिंकन ने उठाया हो, लेकिन राइटर्स ये कह रहा है कि, और मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, 20 स्लाइड, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सेज कि ही स्पोक टू ब्लिंकन एंड जैक सुलिवन अबाउट 6 सेपरेटिस्ट मर्डर।
अच्छा, फिर उसके बाद जो इसी ये अभी हडसन इंस्टीट्यूट में उनकी गुफ्तगू खत्म हुई है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ देर पहले। सही। अच्छा, इसी को रिपब्लिक वर्ल्ड इंडिया से रिपोर्ट कर रहा है कि यस आई डिड, जयशंकर सेज कनाडा इशू डिस्कस विद यूएस सेक्रेटरी ब्लिंकन। हम्म। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि जी डिस्कस कनाडा इशू विद यूएस, गेव समरी ऑफ इंडियाज कंसर्न्स जयशंकर। अच्छा, अब ये जो इशू है सारा, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा एक इसका मतलब है कि ये इन्होंने उठाया हो मसला या उन्होंने उठाया हो, लेकिन ये मसला इसके बाद जाहिर है कि अमेरिका भी कहाँ तक जाएगा। मतलब उन्होंने भी प्रेसिडेंट बाइडेन के हवाले से बात हुई कि उन्होंने बात की है, फिर जैक सुलिवान ने पब्लिकली बात कर दी, फिर सेक्रेटरी ब्लिंकन ने बात कर दी, फिर उसके बाद ये मसला हल नहीं हुआ और ये मामला आखिर में भी इस नोट पे ख़त्म हुआ कि वहाँ पर हडसन इंस्टीट्यूट में वो कह रहे हैं कि जी हमने इंडिया से के सामने ये मामला उठाया है और हमने अमेरिका के सामने मामला उठाया है और अमेरिका को हमने कनाडा के बारे में, यानी कनाडा एक अलग मुल्क है, अमेरिका एक अलग मुल्क है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी ये फाइव आइज हैं, लेकिन जाहिर है अमेरिका बड़ी पावर है इसमें। तो कह रहे हैं अमेरिका को हमने बताया कि कनाडा क्या कर रहा है। तो ये अमेरिका के तो अपने कंसर्न्स हैं, अमेरिका तो इसके ऊपर बिल्कुल एक बात कर चुका है बार बार। तो ये मेरा ख्याल से ये बहुत ही अजब सा मामला है। इसको मेरा ये ख्याल था कि शायद इसको जो वजीर खारजा हैं वो इसको सेटल करके आएंगे वहाँ पे, कोई ना किसी रुख पे ये मामला जाएगा, लेकिन ये डेड एंड पे ख़त्म हो रहा है बदकिस्मती के साथ। और वैसे ही ये वापस आएंगे तो फिर मसाइल जो हैं उसी तरह से खड़े होंगे। उसके साथ ही एक और खबर आ रही है और वो ये अच्छा, ये इंटरलिंक्ड हैं सारे वाकयात। मैंने आपसे कहा ना कि सब पाकिस्तान, पड़ोस, आगे पीछे, चाइना, अफगानिस्तान, रशिया, सब इसको सबको मिला के पढ़ेंगे तो आप कहीं सूरत हाल को समझ आएगी सूरत हाल की। अच्छा, फिर उसके बाद जो एक दूसरी बात है वो भी बड़ी अजब सी बात है और वो जो बात ये है बात कि यहाँ पर मैं हिंदुस्तान टाइम्स को कोट कर रहा हूँ। देखें, रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि खबरें बड़ी अजीब सी हैं। वो ये है कि अफगानिस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स कह रहे हैं 18 स्लाइड कि अफगान एम्बेसी सस्पेंड्स ऑपरेशन इन इंडिया एंड डिप्लोमेट्स लीव फॉर यूरोप एंड यूएस। अब जो देखें, हुआ ये है कि यहाँ पे आ गई तालिबान की हुकूमत और तालिबान की हुकूमत आ गई तो जो बाहर सफीर थे इधर उधर, जो खासतौर पर जो इंडिया में थे, तो इंडिया से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया हमें कम से कम यहाँ रुकने के लिए कुछ मदद करेगा, इंडिया हमारे साथ रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये हामिद करजई और अशरफ गनी दौर की या उससे पहले की। तो इंडिया जो है वो कम से कम हमें रहने तो देगा। तो वो पता चला कि इंडिया उनको हेल्प ही नहीं कर रहा। अब वहां पर जो है दूसरी हुकूमत आ गई है, तो अल्टीमेटली जो है वो एम्बेसीज बंद हो रही हैं, यानी एम्बेसीज बंद हो गई हैं और उनके डिप्लोमेट जो हैं बकौल हिंदुस्तान टाइम्स के वो यूरोप और अमेरिका जा रहे हैं वहां पर असाइलम लेने या पता नहीं फरार हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये। अच्छा, फिर उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस भी यही खबर दे रहा है कि अफगानिस्तान एम्बेसी न्यू दिल्ली में शट डाउन इट्स ऑपरेशंस। तो बात यह है कि ये तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। अच्छा, इंडिया में भी रॉयटर्स कह रहा है कि सिख ग्रुप प्रोटेस्ट आउटसाइड गोल्डन टेम्पल ओवर किलिंग इन कनाडा, वहां पे आज मुजाहरे। मैं रॉयटर्स कोट कर रहा हूँ, मैं जाहिर के बाहर की मीडिया को कोट कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है वो रॉयटर्स ही फिर ये बात कह रहा है, ये अहमद शाह मसूद के साहबजादे के हवाले से जो कि इस वक्त मौजूद हैं यूरोप में। रॉयटर्स ही कह रहा है कि नो करंट टॉक्स विद तालिबान, अफगानिस्तान मसूद सेज प्रॉमिसिंग गुरिल्ला वॉरफेयर। ये ध्यान में रखें कि बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे थे, आप सिर्फ टीटीपी या एक की तरफ नहीं कर सकते बात। बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे थे जो इस करंट सेटअप में जो तालिबान आए तो वो कहाँ गए, उनके लोग किधर गए, कामरुल्लाह साले किधर हैं, मतलब बाकी लोग किधर हैं, वो कौन से मुल्कों में बैठे हैं, वो क्या करते हैं। तो ये जो खबर आज आई है, ये इसको मैं बड़ा सीरियस ले रहा हूँ कि ये रॉयटर्स कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा कि गुरिल्ला वॉरफेयर होगी और 4000 लोग हमारे मौजूद हैं जो गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ेंगे अफगानिस्तान में। अच्छा, तो ये दावा है, वाकई है, कहाँ है? तो बहुत सारे ग्रुप्स इस वक्त जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हैं। दूसरी जो बात है वो ये बात इंपॉर्टेंट है कि एक मॉस्को फॉर्मेट बना था। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मॉस्को फॉर्मेट 2017 में बना था। अच्छा, 2017 में मॉस्को में अफगानिस्तान के हवाले से एक फॉर्मेट बना था जिसमें बहुत सारे मुल्क थे। उसमें इंडिया भी था, बल्कि है इंडिया भी उसका रुकन है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, अफगानिस्तान भी है, उसमें सेंट्रल एशिया के ममालिक भी हैं। ये सारे मुल्कों का एक मॉस्को फॉर्मेट बना था और इनके फिर हर साल इजलास होना शुरू हुए। लेकिन पिछले साल जो इजलास हुआ उसमें तालिबान नहीं थे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जब ये वाकयात हो रहे हैं पाकिस्तान में,
तो एक मॉस्को फॉर्मेट चल रहा है। मॉस्को फॉर्मेट का आज पहला इजलास था और उस मॉस्को फॉर्मेट के इजलास में मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये मॉस्को फॉर्मेट जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए बात है, ये मैं यहाँ पे इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि मॉस्को फॉर्मेट के अंदर जो है वो खिताब किया है मॉस्को फॉर्मेट में लेवरोव जो हैं, जो इंडियन सॉरी जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव जो हैं, सर्गेई लेवरोव ने जो खिताब किया है, तो खिताब में अपने उन्होंने कहा है, जो तास को मैं कोट कर रहा हूँ, कि रशिया कंसर्न दैट एक्सटर्नल प्लेयर्स ट्राइंग टू एक्टिवेट मेडलिंग इन अफगानिस्तान लेवरोव। अच्छा, ये उनका ये तास जो 9th स्लाइड है, ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको कि क्योंकि ये जो है ये एक मॉस्को में, अच्छा वहां पर मॉस्को में जो यानी इस वक्त आप ये देखें ना कि वहां पर तालिबान के जो अमीर मुत्तकी साहब हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं और वो जो है यानी अजीब सी सूरत हाल है कि इंडिया में कॉन्सुलेट वो बंद कर रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं और उनका जो एक मॉस्को फॉर्मेट है उसमें पाकिस्तान भी है, ये ध्यान में रखेंगे, वहाँ पाकिस्तान भी है उस मॉस्को फॉर्मेट में, उसमें गालिबन इंडिया भी है, उस डिटेल आएगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि वहां पर इनका जो है ये एक मॉस्को फॉर्मेट चल रहा है और मॉस्को फॉर्मेट जो है उस हवाले से जो अफगानिस्तान का मीडिया है वो जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं मतलब उनका मीडिया या जो बाकी मीडिया है वो सारा मॉस्को फॉर्मेट के ऊपर काफी इस वक्त बात कर रहा है कि इसमें जो है वो रशिया इन्वॉल्व है, यानी रशिया, और रशिया ने कहा है कि जी वेस्ट जो है वो मेडलिंग कर रहा है। जाहिर है कि रशिया के जो भी एक नया ऑर्डर जन्म ले रहा है उसमें चाइना तो है ही, लेकिन रशिया का अपना एक रोल है, यूरोप के साथ जंग तभी हो गई है, ये पूरा खित्ता जो है इस खित्ते में जाहिर है, अच्छा इसमें चाइना भी है, ये भी हो सकता है कमिंग डेज के अंदर ये बेल्ट एंड रोड फोरम के अंदर शिरकत के लिए प्रेसिडेंट पुतिन चाइना जाएं और अमेरिका और चाइना के दरमियान इस वक्त एक मतलब हाई ऑफिशियल्स दोनों लेवल के चाइना से अमेरिका से तो बहुत लोग चाइना गए हैं ना, लेकिन चाइना से भी कुछ लोग अमेरिका में हैं इस वक्त, उनके हाई ऑफिशियल्स, और वो कोशिश हो रही है कि वजीर खारजा चाइना के चक्कर लगा लिए अक्टूबर में अमेरिका, और फिर जो शी जिनपिंग है वो एशिया पैसिफिक जो इकोनॉमिक फोरम है उनका, उसमें वो शिरकत के लिए नवंबर में अमेरिका आ जाएं, कोशिश हो रही है चाइनीज प्रीमियर को अमेरिका बुलाने की, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो उसके दरमियान में। अच्छा वापस आ जाएं पाकिस्तान और रीजन पे। अब यहाँ पे देखें कल का दिन या आप खिते में देखें ना क्या हो रहा है, एक तो ये है कि ये ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए लेकिन बेहतर नहीं हो पा रहे, ये जो क्लैरिफिकेशन इंडिया नहीं दे पा रहा किसी तरह मगरब वेस्ट को, और वेस्ट जो है वो फाइव आइज के साथ एक तल्ख ताल्लुकात, यानी ये सफारती ताल्लुकात एक तरह से, यानी मुझे नहीं पता कि कहाँ पे इसको क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, खराब नोट पे ये खत्म, यहाँ से दौरा खत्म हो रहा है। अच्छा अब वहां से यकीन वापस आएंगे तो एक तो ये मालदीव का इलेक्शन है कल, और मालदीव का इलेक्शन मैं इसलिए कहता हूँ कि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए दो इलेक्शन, ये इलेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मालदीव का इलेक्शन, और इस इलेक्शन को जो है वो पहले भी मैंने बात की थी, मैं दोबारा ही बात कर रहा हूँ कि इंडिया और चाइना के तनाजुर में देखा जा रहा है, और इंडिया और चाइना के तनाजुर में इसलिए देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो इब्राहिम मोहम्मद सालेह हैं उनका मुकाबला जो है वो मोहम्मद मौजी के साथ है, और मोहम्मद मौजी जो हैं वो देखना ये है कि मोहम्मद मौजी सामने आते हैं या इब्राहिम मोहम्मद सालेह आते हैं, और जो उनकी जो नशीद हैं जो कि जिनके ऊपर अब आप देखें ना कि क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर क्या लिख रहा है, जो 12वीं स्लाइड है, इन मालदीव प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चाइना एंड इंडिया और ऑन द बैलेट, यानी असल में चाइना और इंडिया आमने सामने हैं। अच्छा, और फिर उसमें जो है वो ये मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूँ कि मालदीव इंपॉर्टेंट इसलिए है, 1200 बड़ा खूबसूरत मुल्क है, सार्क मुल्क है, हमारा बरादर मुल्क है, और हम तो उनकी सियासत में इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते जिस तरह से इस वक्त इंडिया है, और इंडिया का कहना है कि चाइना भी है क्योंकि वो बेल्ट एंड रोड में है, लेकिन बहरहाल इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई, इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो मालदीव की जगह है अगर आप नक्शे पे देखें तो वो जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन की जो दोनों साइड है, मालदीव बीच में आ रहा है, एक तरफ जो इंडियन ओशन का जो वेस्टर्न हिस्सा है जिसमें स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है या जिसमें खलीज अदन है, ये पूरा जो कि अफ्रीका तक एक साइड इस तरफ है समुद्र में, और दूसरी अगर हम देखें मालदीव के तो इस तरफ जो है वो आपको स्टेट ऑफ मलाका नजर आती है, तो स्टेट ऑफ मलाका का एक चौक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट दरमियान में, और इंडिया की 50% या 75% जो ट्रेड है
वो इन्हीं सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को सी लॉक भी कह सकते हैं आप, इन्हीं सी लॉक्स में से गुजरती है, यानी या तो वेस्टर्न या ईस्टर्न, दोनों जो कि मालदीव के जजायर। तो इंडिया की बड़ी स्टेक्स हैं स्ट्रेटेजिकली वहाँ पे, और इंडिया जो है वो किसी सूरत भी ये नहीं चाहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और ये इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया ने कुछ $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। और यहाँ पर मैं कोट कर रहा हूँ इंडिया के ही अखबार को, इंडियन सर एक्सप्रेस में दिखा देते हैं 2-3 साल पहले का। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये रीजन के लिए इंपॉर्टेंट बात है, और अगर बिल्कुल हम इसको नजरअंदाज करेंगे तो हम फिर आगे समझ नहीं पाएंगे कि अच्छा ये 10 स्लाइड है, इंडिया मालदीव टू साइन पैक्ट ऑन ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। सर अच्छा, ग्रेटर माले जो प्रोजेक्ट है ये है बुनियादी तौर पे, ये 3 जजायर को वो कहते हैं कि माले के साथ हमने विलिंग गुली और तालीफुशी और गुलिंग हाफू, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती कर रहा हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये 3 जजायर को वो जो उनका जो दारुल हुकूमत है उसके साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है अच्छा, और कनेक्ट करने के बाद ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो मतलब ये बहुत करीब हो जाता है इंडियन पोर्ट्स के साथ। यहाँ पर अगर एक्सरसाइजेज होती हैं मालदीव में जैसे श्रीलंका में हो रही हैं, और यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर चाइना आता है, यहाँ पे दूसरे मुल्क आते हैं, तो ये एक अच्छा खासा प्रॉब्लम हो जाए। तो मालदीव का इलेक्शन जो हो रहा है वो बुनियादी तौर पे, यानी आप समझ लें कि उसको चाइना और इंडिया के तनाजुर में देखा जाए, और कल वो इलेक्शन है, और उसमें जो जिनको इंडिया कह रहा है कि हमारे कैंडिडेट हैं वो उसमें पीछे हैं। ये मालदीव का इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये उसी तरह से जैसे कल स्लोवाकिया का इलेक्शन हो रहा है, जी और स्लोवाकिया के इलेक्शन में अगर वो इलेक्शन हो जाता है और वहां पर वो जीत जाते हैं, जो अभी तक बहुत लीड पे हैं, तो उसके बाद फौरी तौर पे तो ये होगा कि जी वो रशिया के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। तो ये सारे इश्यूज हैं, इनको जरा स्लोवाकिया के इलेक्शंस को, मालदीव के इलेक्शंस को, इन सब को मिला के पढ़ें तो आपको जरा सूरत हाल दुनिया की समझ में आएगी, और ये समझ में आएगा कि ये पड़ोस में जो कुछ हो रहा है, ये पैनिक, आप यकीन करें कि मेरा ख्याल ये था कि ये शायद इसको, इन इश्यूज को रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन इन्होंने इसको रिजॉल्व नहीं किया बदकिस्मती के साथ, और ये जो मामलात हैं ये खराबी की तरफ चले गए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ सर। कजान शहर में मीटिंग हो रही है ना रशिया के, जो हाँ कि मॉस्को फॉर्मेट की मीटिंग है। अब इसके एलामिये को देखना है, लेकिन इसमें जो बात है सारी वो ये है कि रॉबर्ट फिको अगर आ गए, मैंने आपसे कहा, तो स्लोवाकिया निकल जाएगा। यहाँ पर देखना ये है कि मोहम्मद साले आते हैं, या इब्राहिम साले आते हैं, या मूजी आते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है ठीक मालदीव है का इलेक्शन। सर, कंटिन्यू करेंगे वापस आके एक ब्रेक से। ये मेरा ख्याल है कि मैं सिर्फ एक जुमला क्लोज करूं, मैंने किसी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का, या इवन किसी पाकिस्तान के, यानी किसी का भी इतना इतना तल्ख दौरा अमेरिका का, और वो अमेरिका का इत्तेहादी हो, इतना नाकाम दौरा मेरा नहीं ख्याल, मतलब नाकाम इस सेंस में कि मुझे नहीं पता कि इंडिया जो है वो G20 अभी उन्होंने किया है, वो क्या उससे हासिल हुआ है उनको, और वो अपने, यानी जो उनका इत्तेहाद जिसकी तरफ वो हैं उससे वो लड़के वापस आ रहे हैं। सर और ठीक है उसकी बात साथ ही यहाँ पे चाइना जो है वो उसकी टॉक्स हैं जाहिर अमेरिका के साथ शुरू हैं, तो चाइना देख रहा है कि क्वाड किधर गया, ये बाकी किधर गए, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑक्सस में, तो ये इतना गुफा हुआ है, इसको किसी तरह से ठंडा करना बड़ा जरूरी है इंडियंस के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, और ब्रेक एक ले लेते हैं सर, unfortunately वापस वो आके फेल बात होते करेंगे मजीद इस हैं, मौजू फेल पर होते हैं, नाजरीन। बदकिस्मती के साथ ये अभी तक तो वो नहीं कामयाब हुए, और मुझे नहीं पता कि वापस आ जाएंगे, तो वापस आने के बाद तो एंथनी ब्लिंकन या वहाँ के जैक सुलिवन या बाइडेन या बाकी लोग क्या बात करेंगे, ठीक मुझे है नहीं सर, पता। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, कहा यह जा रहा है कि मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए जितने भी लोग आएंगे उनका बाकायदा जायज़ा लिया जाएगा कि कितनी तादाद में जो अवाम है उन्होंने 10 लाख जी, कम से कम 10 लाख का टारगेट है ना। अच्छा, तो ये तो कम से कम है, और लेकिन जो बात कही जा रही है, यकीनन मियाँ साहब की तरफ से कही गई है बात, वो ये कही गई है कि एक तो जो 2011 में चेयरमैन पीटीआई का जलसा था उससे बड़ा होना चाहिए अच्छा, मीनार पाकिस्तान पे, और ये जो 1985 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा वतन वापस आई थी उससे भी बड़ा होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, क्या नवाज शरीफ साहब के पास इतनी सपोर्ट है कि इतना पब्लिक गैदर कर सके? ये तो जिम्मेदारी लगाई है ना अब उनके कायदीन की, तो मेरा ख्याल है कि उससे कम से कम 1.5-2 गुना ज्यादा होंगे तो फिर बात बनेगी ना। तो लेकिन ये है कि अब उसमें देखते हैं,
मतलब है कि अब ये जिम्मेदारी लगाई गई है। शहबाज शरीफ साहब भी आ चुके हैं, डेट उन्होंने अनाउंस की है। और बयानिए तो जाहिर है कि अब मैंने आपसे कहा ना कि अब क्या बयानिया है वो भी वो खुद ही बता सकते हैं। मैं कोई मुझे तो नहीं पता कि क्या उनका बयानिया होगा, लेकिन ये बहरहाल उनके लोग कह रहे हैं कि जी वो उससे बड़ा जलसा होगा। और ये बात भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कल बताई, और मैंने काफ़ी मतलब सुना और सर धुना कि उन्होंने कहा कि जी वो फौरन ही हमें इलेक्शंस के बाद कहा गया था कि आप ये हुकूमत भी ले लें वो भी ले लें, लेकिन हमने नहीं ली। तो ये तो फिर बड़ी अजीब सी बात हुई। वही मैंने कहा ना कि ये तो फिर आपको पता है ये बड़ा ख़राब हो सकता है मामला अगर अदालतों में चला जाए ना, नहीं तो इसमें मुख्तलिफ आर्टिकल्स वार्टिकल्स लग सकते हैं, ये बिल्कुल। शरीकों ना हुकूमतें गिराने में आगे पीछे। ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई है। तो वो जो है ना वो बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब इसकी वजाहत करेंगे आने वाले दिनों में, और हम भी देखते हैं कि क्या ये सब तरफ से ऐलान होता है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि जो ये जो मॉस्को फॉर्मेट है ना, ये अच्छा ये पाकिस्तान अब दरमियान में है, और ये आसपास मामलात हो रहे हैं, सारे बड़ी जंगें हो रही हैं, बड़ी मल्टीपोलर दुनिया खड़ी हो रही है। और बहुत सारे ये इसराइल और सऊदी अरेबिया की बातचीत फिलहाल आगे नहीं बढ़ती नजर आ रही। वहां पे इंतहा पसंद हुकूमत है, सऊदी अरेबिया पैलेस्टीनियन कॉज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, तो ये मामला रुका हुआ है। और जाहिर है कि इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है, आखिरी साल है, तो अब इस वक्त मेरा ख्याल से प्रेसिडेंट बाइडेन की इस वक्त कोशिश ये होगी कि यूक्रेन से तो जान छूटे किसी तरह से, तो यूक्रेन की जंग तो किसी तरह खत्म हो, क्योंकि ये जंग तो यूरोप जो है वो बहुत ही, और पूरी दुनिया इसके नतीजे में बहुत ज्यादा खराबी की तरफ गई है। तो ये जो है, और ये जंग पूरा उनका दौर खा गई जो प्रेसिडेंट बाइडेन का दौर था, और उसी दौर में फिर और पावर्स भी निकल के सामने आ गई यूक्रेन वॉर के नतीजे में, जिसमें आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया, यूएई और ये जो सारे ममालिक हैं। अच्छा, तो मैं सिर्फ ये बात कह रहा था कि देखें इसमें दो वाकयात हो रहे हैं। एक तो वाकया आपको बताया कि ये जो मॉस्को फॉर्मेट हो रहा है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरा जो है तो ये तो उनके काजन शहर में हो रहा है, लेकिन दूसरी जो उनकी एक और इजलास जो है वो हुआ है आज, वो भी, और वो हुआ है तुलु शहर में। ये अच्छा। तुलु शहर जो है ये भी रशिया में है। और तुलु शहर का इजलास जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पर आर्मीनिया और आजरबाईजान, आर्मीनिया और आजरबाईजान, आजरबाईजान जो जीता है अभी निगोर्नो काराबाख जी। मुकम्मल तौर पे, और जहां आर्मीनिया को बदतरीन तारीखी शिकस्त हुई है। और तो उन दोनों के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लोग वहां पे मौजूद थे। अच्छा, और वो ये जो इजलास हुआ है ये हुआ है CIS यानी कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है। अच्छा, ये CIS का इजलास हुआ है। तो ये CIS का इजलास जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भी आज हुआ है मॉस्को फॉर्मेट के साथ साथ। और इसमें जो है अगर 11वीं स्लाइड हम ताश को कोट करते हैं, CIS मेंबर स्टेट्स ज्वाइंटली काउंटरिंग वेस्टर्न सैंक्शंस एंड प्रेशर ब्लॉक चीफ सेज। अच्छा, इशू ये है कि ये जो CIS मुल्क हैं ये कौन से मुल्क हैं? इसको अगर हम देखें, ये वो मुल्क हैं जो कि 12 ममालिक हैं, और 12 ममालिक वो हैं जो कि जब सोवियत यूनियन यानी जैसे कि कॉमनवेल्थ ममालिक है ना जो बरतानिया के अंडर रहे, तो वो कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, श्रीलंका है, और बहुत सारे मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ये सारे काफी सारे मुल्क जो कि कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। तो इसी तरह से वहां पर भी एक कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS के ममालिक हैं। अब CIS के जो ममालिक हैं उनका इजलास भी हुआ है। तो ये उसमें आर्मीनिया भी है और अजरबैजान भी है। अगर हम दिखा सकें CIS के ममालिक को, तो आर्मीनिया अजरबैजान दोनों हैं उसमें, और उनके जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर्स जो हैं वो जमा हुए हैं। तो वो वहां पर जो है वो बात बड़ी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वहां पर अब एक तरह से इन्होंने बिल्कुल आप समझें कि यानी एक तरह से सरेंडर कहूंगा मैं, या मुझे नहीं पता ये, लेकिन बहुत सारे वाकयात ऐसे हो रहे हैं जब इंडिया मुझे नहीं पता क्या वजह हुई है अचानक कि डिप्लोमेटिकली यूज कर रहा है। आर्मीनिया अजरबैजान एक बहुत बहुत, आर्मीनिया को उन्होंने आर्म्स दी हैं अपने पूरे, अब उसको उसको डिफेंस पैक्ट्स किया आर्मीनिया के साथ, आर्मीनिया निकल गया। और फिर ये अब कनाडा का झगड़ा नहीं है, 5 आइज हैं, ये ध्यान में रखें, 5 आइज मुल्क हैं, पूरा पूरा वेस्टर्न ब्लॉक है, बिल्कुल सर। उसके साथ उलझ गए। उससे पहले ईस्टर्न ब्लॉक पूरा जो है उससे उलझे हुए हैं, जो कि चाइना है। चाइना जो है वो आज ये जो मैंने आपसे बात की थी कि ये एक मामलात इनके चल रहे हैं अमेरिका के, और तो उस पर ग्लोबल टाइम्स ने आज बड़ा एक एनालिसिस दिया हुआ है 5th स्लाइड पे,
कि recent China-US frequent interactions helps to manage complicated ties. US concrete moves urge to create benign atmosphere of higher level meetings. कोशिश हो रही है, देखिए मैं कह रहा हूँ पूरी कोशिश हो रही है, और ये काफी इम्कान आते हैं कि उनके वजीर खारजा पहले दौरा करें अमेरिका का। हायर लेवल मीटिंग्स के लिए ग्लोबल टाइम्स कह रहा है ना कि उसका मतलब एक माहौल बना हुआ है। और ये जो है ये टाइम मैगजीन ने आज ये 8th स्लाइड अगर हम दिखाएं कि कैंडिड टॉक्स बिटवीन यूएस एंड चाइना ऑफिशियल्स रेज होप्स ऑफ शी बाइडेन मीटिंग इन नवंबर। तो ये भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट मेरा ख्याल से कि डेवलपमेंट की तरफ वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात हो सकती है, लेकिन वो मुलाकात कहाँ होगी? वो मुलाकात जो है वो, अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल भी कह रहा है 4th स्लाइड, यूएस चाइना टॉक्स गेन मोमेंटम पेविंग वे फॉर प्रीमियर शी और बाइडेन समिट। तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि शी जिनपिंग जो है वो ये इस फोरम में अगर शरीक हो, तो इसलिए अमेरिका तो बिल्कुल इस वक्त चाइना के साथ एक ऐसी सूरत बना रहा है कि जहां पर यानी एक अच्छे मामला तलखी की तरफ ना जाए। अब बीच में इंडिया कहीं फंस गया है, यानी अब देखिए ना, इंडिया उधर से वो चाइना का मैप आया हुआ है, उधर से नेपाल, उधर से ये मालदीव, उधर से बांग्लादेश, उधर से पाकिस्तान, उधर से आर्मीनिया, अजरबैजान, उधर से अफगानिस्तान की एम्बेसीज बंद हो रही हैं, उधर से वो। अब मुझे नहीं पता कि ये डिप्लोमेटिकली ये क्या हुआ है अचानक, लेकिन एक चेन आपको नजर आ रही है कि मुख्तलिफ महाजों पे वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इंडिया के लिए। और इंडिया में इसलिए कह रहा हूँ तो मोदी सरकार, देखिए ना, मणिपुर अपनी जगह खड़ा हुआ है, उधर मसले हैं, ये क्यों फंस गए हैं इस चक्कर में, कैसे फंसे हैं, क्या वजूहात हैं, कैसे निकलेंगे? अब जाहिर है कोई सुनने के मूड में तो नहीं, जिस जगह जा चुका है मामला तो बड़े खराबी की तरफ चले गए। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर मुझे इल्म है कि ये अगर शी जिनपिंग और बाइडेन की मीटिंग के लिए कोशिश हो रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल भी कह रहा है, ग्लोबल टाइम्स भी कह रहा है, आज यूनेस्को की जो चीफ है वो चाइना में उन्होंने मुलाकात की है प्रेसिडेंट शी से, तो ये अगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, तो इस वक्त अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि चाइना के साथ उलझे, बल्कि वो चाहेगा कि नवंबर में शी जिनपिंग अमेरिका आए। शी जिनपिंग का अमेरिका जाना इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए, और कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त, यानी आप ये देखें ना कि एशिया पैसिफिक फोरम की मीटिंग है, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में अगर शी जिनपिंग भी जा रहे हैं और अमेरिका भी जा रहा है, उनको सबको पता है ट्रेड वॉर चल रही है, सबको पता है कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है दोनों पार्ट्स की, लेकिन ये अमेरिका इस वक्त बिल्कुल इस तरह की कोई सूरत हाल अगर बनती है साबिका एलएसी पे, तो इंडिया की हेल्प में नहीं, मदद में नहीं आएगा। ये मैं आपको बताऊं, वो बिल्कुल इस वक्त चाइना के साथ एक दूसरे सिलसिले, बड़ी मुश्किल से वहां के जो नए वजीर खारजा हैं वो इस वक्त वाशिंगटन में हैं, उनकी वहां पे मीटिंग्स हो रही हैं चाइना की जो हाई अप्स हैं, और बाइडेन दौर में पहली दफा वो इतने हाई लेवल ऑफिशियल्स अमेरिका गए हैं और उनकी मीटिंग्स हो रही हैं अमेरिकन के साथ। तो वो इस वक्त जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा अमेरिका कि, और खास तौर पे एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 10 दफा खामोशी से बात करते 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 फिर पब्लिक में आके बात करनी पड़ी, और उसके बाद भी अगर जयशंकर जी कह रहे हैं कि ये कौन क्या होता है जी स्टिंको पर्ल, कौन सी बंदरगाहों का नाम आपने रखा हुआ है और ये वेस्टर्न नाम है, कभी वो कॉलोनियल माइंडसेट कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, तो फिर कॉलोनियल माइंडसेट में अगर नहीं जाना तो फिर चाइना की तरफ आने उन्होंने क्या करना है? तो दरमियान में अब ये कहीं फंस गए हैं। और ये मैंने आपसे कहा ना कि एक तो ये आर्मीनिया का निकलना बहुत खराबी है, फिर नॉर्थ साउथ रूट उसके नतीजे में खराब हो गया इंटरनेशनली, ये जो ईरान के थ्रू जाना था आगे आर्मीनिया तक वो खत्म हो गया, फिर अफगानिस्तान के अंदर एक जाहिर है कि इनकला हुआ है, वो एक बड़ा सेटबैक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पूरा चाइना के साथ, फिर उधर म्यांमार, फिर बांग्लादेश, फिर मालदीव का इलेक्शन, तो ये सारे मामला इतने हौच-पौच हो गए हैं कि देखिए अंदर मुल्क की सियासत जैसे भी चल रही हो, कांग्रेस ये पार्टी स्ट्रेटेजिकली तो आप एक चेस बोर्ड पे तो आप एक उसको ठीक करें ना। G20 के इजलास का पीक था कि जी हम G20 की सदारत हमें मिली। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इशू खड़ा हो गया और आपने पंगा ले लिया पूरी दुनिया से। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।